हम लोग जो है अभी पहले चैप्टर में कहाँ तक पढ़े हैं कि पहले यूरोप में क्रांति होती है। पहले यूरोप में कितनी सोसाइटी थी? दो ना। एक आपकी कौन सी थी? रिकैप करो पहले। एक आपकी एरिस्टोक्रेसी क्लास थी, पैसे वाले, वो अपने में शादी करते थे, रिचुअल्स बनाते थे और फ्रेंच भाषा बोलते थे। और दूसरी कौन सी क्लास थी? पीजेंट, गरीब वाले थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ यूरोप में तो एक नई क्लास आई। वो कौन सी क्लास आई? मिडिल क्लास। कौन सी क्लास आई? मिडिल क्लास। और उनके पास भी पैसा होने लगा और वो पढ़े लिखे ग्रुप होने लगे और वही क्रांति लाए। मिडिल क्लास ही नया क्लास एक जनरेट की, उसे कौन सा ग्रुप बोलते हैं? लिबरलिज्म। कौन सा? लिबरलिज्म। अब नया टॉपिक है आपका कि जो रिवॉल्यूशन हुआ, एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 में, इसमें क्या क्या हुआ था। तो देखो, कभी भी देखा गया है यूरोप में ना कि किसी भी क्रांति की शुरुआत फ्रांस से हुई है। किसे? फ्रांस से। बोलते हैं ना कि यूरोप अगर खांसता भी है ना, ये फ्रांस अगर खांसेगा भी तो पूरे यूरोप में को ठंडी लग जाएगी, ऐसा स्टेटमेंट बोला जाता है। थोड़ी सी पहले मैं रिकैप करूं तो मैं बताया था कि फ्रांस में जैसे पहले बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी, लुई 16 था उस समय, उसको हटाया गया। फिर वहां पे रिपब्लिक आया, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, फिर रिपब्लिक आया। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। फिर उसके बाद लास्ट में कौन आया? मोनार्की में नेपोलियन आया। कौन आया? नेपोलियन। फिर नेपोलियन को आपके 4 कंट्री मिल के मारे बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में। और मारने के बाद फिर पुरानी प्रथा जो कंजर्वेटिव थी उसको क्या कर दिए? लागू कर दिए, चर्च को ओपन कर दिया और बोले कि बर्बन डायनेस्टी का जो लुई 16 था उसी के वंश को फिर क्या किए? बैठा दिए गद्दी पे। बात ये था कि कंजर्वेटिव चलते थे, लेकिन उसके बाद यूरोप में 2 सोसाइटी पहले थी, एक एरिस्टोक्रेसी और एक आपका पीजेंट। तीसरा ग्रुप आने लगा आपका लिबरल वाला। वही मिडिल क्लास लिबरल आया और उसने रिवोल्यूशन किया। फिर दोबारा जब रिवोल्यूशन होता है ना, एक चरण में रिवोल्यूशन हो गया है। लुई 16 मारा गया, नेशनल असेंबली बनी, नेपोलियन आया, नेपोलियन को मारा गया। फिर आपका बर्बन डायनेस्टी आ गई है, एक रिवोल्यूशन हुआ। सेकेंड रिवोल्यूशन जो है आपका, उसी को बोलते हैं एज ऑफ रिवोल्यूशन। ये यूरोप में होता है 1830 से 1848 में। जैसे पहले आपका फ्रांस में चालू हुआ था, फिर आपका चालू होगा कहां से? फ्रांस से। कहां से होगा? फ्रांस से। और जुलाई के महीने में रिवोल्यूशन होगा। डेट रहेगा 1830। कैसे याद करोगे? 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में कौन मारा गया था? नेपोलियन। उसके 15 साल बाद, कैसे भी झेले 15 साल तक, 15 साल बाद कौन सा रिवोल्यूशन हो गया? जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन में अब देखो, बैटल ऑफ वाटरलू में मार के फिर से बैठा दिए थे बर्बन डायनेस्टी को ना। तो जब लिबरलिज्म जो है वो जब लड़ेगी, बगावत करेगी, तो किसको हटाएगी? सत्ता पर कौन रहेगी? बर्बन डायनेस्टी। कौन रहेगा? बर्बन डायनेस्टी। क्योंकि नेपोलियन को मारने के बाद, नेपोलियन मरा कब था? 1815 में। और नेपोलियन के जगह पे कौन बैठाया गया था? बर्बन डायनेस्टी। तो बर्बन डायनेस्टी जो था वो क्या करेगा? उसको भी हटा दिया जाएगा। और उनकी मानसिकता कैसी थी? कंजर्वेटिव पुराने विचारधारा वाला, कि चर्च रहना चाहिए, एरिस्टोक्रेसी क्लास रहना चाहिए, पीजेंट रहना चाहिए, क्लर्जी को इंपॉर्टेंस। तो पुरानी वाली व्यवस्था जो फ्रांस में चेंज हुई थी फिर से लाए कौन? कंजर्वेटिव। इसको फिर हटाए कौन? जो नया ग्रुप बना। नया ग्रुप कौन बना? लिबरल वाला। कौन सा? लिबरल वाला। यही मिडिल क्लास था, लिबरल वाला। ये किसको हटाए? बर्बन डायनेस्टी में जो सत्ता में बैठा था उसको हटा दिए। उनकी विचारधारा कैसी थी? कंजर्वेटिज्म। अब बताओ, अब जब ये आएंगे तो नॉर्मल सी चीज है, कंजर्वेटिज्म को हटाएंगे ना, वो बोलेंगे कि राजा रहेगा, लेकिन राजा किसके हिसाब से काम करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। किसके हिसाब से? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। और एक राजा को अपॉइंट करते हैं लुईस फिलिप। किसको? लुईस फिलिप। और बोलते हैं कि लुईस फिलिप किसके हिसाब से काम करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगा। और मैं आपको बताया था, जब आपका बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को मारा गया था तो कौन सी जगह पे ट्रीटी हुई थी? ट्रीटी ऑफ क्या था? ट्रीटी ऑफ वियना था। क्या था? ट्रीटी ऑफ वियना। और वहां पे हेड, ऑस्ट्रियन हेड को बनाया था ड्यूक मीटरनिच। किसको बनाया था? ड्यूक मीटरनिच। तो ड्यूक मीटरनिच तो उस समय जिंदा रहेगा ना। ये 1815 में ट्रीटी हुई थी, 15 साल बाद देख रहा है कि फ्रांस में ये बगावत हो रहा है, तो वो जिंदा रहेगा। तो वो बोलता है, वही बोलता है कि जब फ्रांस खासता है
तो उसके बाद पूरे यूरोप को क्या पकड़ती है, ठंडक होती है। तो फ्रांस में बगावत हुआ है ना, इसका मतलब, और ये बात सही भी थी, जब फ्रांस में यहाँ बगावत हुआ है तो बाकी के यूरोप के कंट्री में भी एक बगावत होगा। और देखा गया कि फ्रांस के बाद बेल्जियम में भी हुआ और ग्रीस में भी हुआ, यहाँ पे भी रिवोल्यूशन हुआ। इस समय देख सकते हो ना, अगल बगल हर जगह क्रांति हुई है। जेनजी वाला श्रीलंका में हो गया, नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, अब इंडिया में होने वाला है ना, ऐसे इंडिया में हो ही रहा है। तो फ्रांस में हो गया, उसके बाद बेल्जियम और ग्रीस में। फ्रांस वाली चीजें समझ में आई? हाँ, छोटे में रिकैप करें इसको तो क्या होगा, जो नेपोलियन को मरने के बाद जो बर्बन डायनेस्टी आई थी उसको उखाड़ के फेंक दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया। उसका हेड कौन था? लुइस फिलिप। और कौन उखाड़ के फेंके थे? लिबरल रिवोल्यूशनरी, जो लिबरल विचारधारा वाले इंसान थे। इसके बाद चलो मैं बताता हूं थोड़ा बहुत कि आपका बेल्जियम और ग्रीस में क्या हुआ था। लिखो इसको। मैं आपको बताया था ना कि फ्रांस में बगावत हुई है, तो ड्यूक मीटरनिच ने क्या बोला था? तो जब फ्रांस खासता है तो पूरे यूरोप को क्या लगती है? ठंडी लगती है। अलग जगह और होगा ना प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट आपका चालू होता है उसके बाद कहाँ? बेल्जियम में। बेल्जियम में क्या सीन था? बेल्जियम किसके अंदर बिलोंग करता था? नीदरलैंड के अंदर। किसके अंदर? नीदरलैंड के। नीदरलैंड, वहां पे प्रोटेस्ट चालू होता है और वो क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है कि फ्रांस के बाद कहां से हुआ था? बेल्जियम। बेल्जियम को कौन गुलाम बनाया हुआ था? अपने अंदर कौन रखा था? नीदरलैंड। वहां पे प्रोटेस्ट चालू हुआ और बेल्जियम क्या हो गया? अलग हो गया। फिर तीसरी आपकी कंट्री है, पहला फ्रांस हो गया, फिर बेल्जियम, फिर ग्रीस। ग्रीस जो है ओटोमन अंपायर में आता था। ओटोमन अंपायर जानते हो ना, मुस्लिमों का पूरा हेड था ऐसे। ओटोमन अंपायर में आता था ग्रीस। मतलब ग्रीस को कौन अपने अंदर एनेक्स करके रखा था? ओटोमन अंपायर। अब यहाँ भी बगावत चालू होगी ना, तो कब चालू होती है? 1821 में। 1821 में चालू होती है। 1821 में चालू होता है, वहां पे प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। यहाँ पे कौन कौन हेल्प करते हैं? जो ग्रीस में नेशनलिस्ट हैं, जो कि आजाद होना चाहते हैं, ग्रीस के लोग जो आजाद होना चाहते हैं, और यूरोप के लोग उनके क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प। ग्रीस को आजादी दिलाने में कौन हेल्प करता है? यूरोप के लोग। और ग्रीस के लोग तो रहेंगे ही। और 1832 में क्या हो जाते हैं? आजाद हो जाते हैं। कहां से आजाद हो जाएंगे? ओटोमन अंपायर से। फिर एक ट्रीटी होती है, कौन सा ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसमें लिखा रहता है कि ग्रीस जो है वो किससे आजाद हो गया है? आपका ओटोमन अंपायर से आजाद हो गया है। एक नेता का नाम आता है लॉर्ड बायरन, जो कि इंग्लिश के पोएट थे। इस युद्ध में ये फंड अलॉट किए थे और कैसे हमें लड़ाई लड़ना है, क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है, हर एक चीज में बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल था। उसका नाम क्या था? लॉर्ड बायरन। क्या नाम था? लॉर्ड बायरन। क्या पढ़े? पहले देखो, 3 जगह एज ऑफ रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ। फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को हटा के किसको रख दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किया गया था ना, लिबरलिज्म के द्वारा। सेकेंड आपका बेल्जियम में नॉर्मली नीदरलैंड के अंदर था, वो आजाद हुआ, प्रोटेस्ट कर लिया। तीसरा ग्रीस ओटोमन एम्पायर के अंदर था, वहां पे यूरोप के लोग उसका हेल्प किए। 1821 में पहले प्रोटेस्ट हुआ, फिर 1832 में क्या हो गया? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा ये लिबरेट हो गए। और कौन इंसान इसमें हेल्प किए थे? लॉर्ड बायरन। चलिए कीजिए इसको। ओटोमन अंपायर 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, और उस समय कंट्री थोड़ा ना था। उस समय तो आपका राजा महाराजा का शासन चलता था ना। आपका पूरा का पूरा, ये पूरा नहीं, आपका एशिया में ऊपर की तरफ अफ्रीका और यूरोप, एशिया, अफ्रीका और यूरोप 3 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था ओटोमन अंपायर। आगे टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। मतलब रोमांटिक मतलब क्या होता है? प्यार करना ना, ऐसे लविंग फीलिंग वाला। लेकिन बात यह है ना, यहाँ पे लड़ाई में कैसे प्यार होगा? ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पे राजा है, रानी है, ऐसे करेंगे फिर वहां पे बगावत हो जाएगा और देश भावना वाला फीलिंग आएगा। ऐसा नहीं है। अगर देश भावना, जैसे देश से प्यार करना है, तो देखा जाता है ना कि अगर आप युद्ध करते हैं, वॉर करते हैं, तो देश की जनता आपके साथ हो जाती है। चाहे आप कहीं टेरिटरी कब्जा कर लीजिए, पाकिस्तान का पाकिस्तान से हम लोग अगर पीओके ले लेंगे तो इंडियन मोटिव हाई हो जाएगा कि नहीं? चाहे कहीं से लड़ाई हो जाए तो मोटिव हाई हो जाता है। लेकिन रोमांटिसिज्म ऐसा समय था जिस समय कल्चर के हिसाब से वहां पे नेशनलिज्म की भावना जगी। कल्चर जानते हो क्या? जैसे मान लो कि हम जर्मन बोलने वाले हैं, हम पे रसिया क्या है, ये कब्जा कर लिया रसिया,
जर्मनी पे। जर्मनी ने एग्जाम्पल ले लो, जैसे पोलैंड देश पे कब्जा कर लिया था रसिया, और उनकी भाषा थी पोलिश भाषा। कौन सी? पोलिश। और रसियन बोल रहे थे कि तुमको रसियन बोलना, रसिया बोल रहा था कि तुमको रसियन भाषा बोलना है। तो बगावत होगा ना, यहाँ पे लाठी डंडा से नहीं होगा। किससे बगावत होगा कि हमारी जो कल्चर है वो तुम क्यों चेंज करने के लिए बोल रहे हो। इंडिया में भी होता है ना कि हम हिंदी ही बोलेंगे, कौन सी जरूरत है इंग्लिश बोलने का, चाहे और कुछ बोलने का। जो हमारा कॉमन लैंग्वेज है, जो कल्चर है, उसको हटाना नहीं चाहिए। तो इस समय जो रोमांटिसिज्म था, इस समय वॉर और टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं था। किस चीज को लेकर लड़ाई हो रही थी? कल्चर। भाषा क्या है? रोमांटिसिज्म का मतलब होता है कि कल्चर का प्रवाह हो एक जगह से दूसरी जगह, चाहे कैसे करके। मान लो कोई पेंटिंग हुई है, कोई गाना का संवाद करके, स्टोरी लिख के, कोई एक जगह का म्यूजिक फेमस होता है ना, उसके थ्रू नेशनलिज्म की भावना जगाना, उसे क्या बोलते हैं? रोमांटिसिज्म। आ रहा है समझ में? लड़ाई नहीं करना है, कल्चर को लेके करना है। अब वहां पे देखो, उसी के थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। एक वहां पे आते हैं नेता जॉन गॉटफ्राइड, ये बोलते हैं कि असली कल्चर तब पता चलता है जब कॉमन लोगों से मिलोगे ना, देश के कॉमन लोगों से मिलोगे, तब पता चलेगा कि उस देश का कल्चर कैसा है। जैसे इंडिया का कल्चर कैसा है, जब इंडिया के आम आदमी से मिलोगे, बात करोगे, तब पता चलेगा। ये कौन बोले थे? जॉन गॉटफ्राइड ने। इन्होंने ये भी बोला था कि नेशनलिज्म की स्पिरिट जो है आपकी, जो देसी लेवल के, जो छोटे लेवल पे जो सॉन्ग होते हैं, डांस होते हैं, उससे क्या होती है और आगे बढ़ती है। और मैं आपको जो एग्जाम्पल बताया कि 18वीं सेंचुरी के खत्म होने के टाइम रसिया पोलैंड किसके अंडर था? रसिया बोलता था कि तुमको पोलिश बोलना है। किसको? पोलैंड को। बाद में पोलैंड के लोग बगावत किए 1831 में। उस बगावत को रसिया तोड़ दिया, मतलब उसको दबा दिया, क्रूज कर दिया। लेकिन बात ये था ना कि भाषा को लेके, कल्चर को लेके पोलैंड के लोग लड़ गए। किससे? रसिया से, कि तुम हम पे इंपोज नहीं कर सकते हो कि हमें क्या बोलना है, रसियन ही बोलना है भाषा। तो ये वाला चीज देखे जाते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोमांटिसिज्म बोलते हैं। यह समझ में? क्या डाउट है बताओ इसमें? चलो करो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं। एक पंखा वहां भी लगाना पड़ेगा, हम ही को पसीना हो रहा है, तुम लोग तो हवा में बैठे हो। हाँ अमन, लगा दे पंखा एक। पापा से बोलो विदेश से लेके आए पंखा एक, वहां ले आने में सब तामझाम हो जाएगा। रन में इतना ही। हाँ अब इसमें टॉपिक बचा है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट है ना, आगे पढ़ा देंगे। ये बड़ा है ना, चैप्टर बड़ा है ये। चलो ठीक है, इसके बाद